सोबत नाही, तसेच राहुल गांधी परिवार खोटा परिवार आहे अशी जोरदार टीका भाजपा प्रवक्त्या श्वेता शालिनी यांनी केली आहे। त्या शासकीय विश्रामगृहात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या। आज आपसे राफेल के संदर्भ में बातचीत करने आई हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को संडे के दिन, रविवार के दिन सुबह यहाँ आने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने विक्रम जी को फ़ोन किया तब मुझे याद नहीं था कि आज संडे है, और जब मुझे आदेश मिला तब भी शायद हमें ज्ञान नहीं था कि संडे है। लेकिन हमारे लिए संडे मंडे एक समान होता है, और नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले 4-4.5 सालों से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, इसलिए उनके असली कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे इतने कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, आप सबके साथ आज रविवार के दिन मौजूद हैं। आप इस जिले में हमने इनके बलबूते पे कितनी तरक्की की है ये आप लोगों ने देखा है। कितनी श्रद्धा और कितनी शक्ति से ग्राउंड लेवल पे नीचे उतर के सेवा भावना से जो हम कार्य कर रहे हैं वो भी आप लोग देख रहे हैं। राफेल के मामले में 3 चीज़ें जो साफ साफ झूठ राहुल गांधी जी ने बोला है, उन चीज़ों के बारे में आप को बताना चाहूँगी। सर्वप्रथम 2001 में एयरफोर्स ने पहली बार ये बात कही कि हमें लड़ाकू विमान की जरूरत है, और यदि आप देखेंगे तो कारगिल के युद्ध में हमें बहुत समय लग गया युद्ध जीतने के लिए, क्योंकि पहाड़ के ऊपर पाकिस्तान बैठा था और हम नीचे से चढ़ाई कर रहे थे। हमारे पास एक भी ऐसे विमान नहीं थे जो लो एल्टीट्यूड पे नीचे उड़ते हुए टारगेट करके नीचे के बंकर को एयर से जमीन के मिसाइल को छोड़ सके। और उस समय हमें ये ज्ञान हुआ कि हमारे इर्द गिर्द के जो राष्ट्र हैं वो शायद डिफेंस में हमसे ज्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमारे पास विमानों की कमी होने के कारण हमें वो युद्ध जीतने में बहुत समय लग गया, और हमने अपने बहुत यंग ऑफिसर्स गवाए। यदि आप देखेंगे जितने लोग शहीद हुए वो सब कैप्टन और लेफ्टिनेंट बच्चे थे जो 20 से 25 साल के युवा थे और सेना में अभी अभी भर्ती हुए थे, क्योंकि पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के लिए नीचे से और उसके बाद ऊपर जाके लड़ाई करने के लिए जो समय लगा और जो साहस लगी वो शायद भारतीय सेना में उस समय थी, और इसीलिए हम ये जंग जीत पाए। लेकिन उसके बाद एयरफोर्स ने ये बात कही कि उनको ये लड़ाकू विमान चाहिए। 2001 से अगर आप देखें 2012 तक, जब ये तय हुआ कि हम जो फ्रांस के डेसॉ के राफेल विमान हैं वो हमारे एयरफोर्स के लिए सही चयन है, ये 2012 में तय हुआ। तब यूपीए की सरकार थी। जब एक बार ये बात तय हो गई कि फ्रांस के डेसो कंपनी के राफेल विमान हमारे रिक्वायरमेंट, एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के लिए सही है, तब से ये कहानी की शुरुआत होती है। देखिए ऐसा है, पंतप्रधान हमारे देश के पंतप्रधान हैं, वो जो काम करते हैं वो मुझ जैसा छोटा आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन मीडिया से बात करना ये प्रवक्ता का काम है। हमारा पक्ष एक लोकतांत्रिक पक्ष है, जैसे देश हमारा लोकतांत्रिक है वैसे हमारा पक्ष लोकतांत्रिक है। हर व्यक्ति का अपना, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं उनका अपना काम है, वो पत्रकार परिषद नहीं ले सकते। मैं पत्रकार परिषद लेती हूँ क्योंकि मेरा काम प्रवक्ता का है, मुझे ये काम दिया गया है। तो हम जैसे छोटे लोगों पे आप क्यों पेट पे लात मार रहे हैं? जो वो काम कर रहे हैं वो उनको करने दीजिए, वो बहुत अच्छा करते हैं, और क्योंकि वो काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं इसलिए हम जैसे लोग ये काम कर सकते हैं। बट दूसरा प्रश्न बहुत जरूरी है। हाँ बताएं।
सरकारची भूमिका सरकारनं मांडायची असते, प्रवक्त्याची भूमिका ती पक्षाची मांडायची असते. करेक्ट. सरकारनं अशी जबाबदारी दिली का सरकारच्या योजनेची भूमिका प्रवक्त्यांनी सांगावी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. लेकिन गवर्नमेंट की भूमिका बताने के लिए गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन्स भी हैं. मैं आपको केवल मात्र इतना बताना चाहती हूँ कि आप चाहे पक्ष की भूमिका देखिए या सरकार की भूमिका देखिए, हर समय एक स्पोक्स पर्सन का काम मीडिया पे आके बात करना है. प्रधानमंत्री का काम करना है और वो काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं. और इसीलिए आज वो हमारे ही नहीं पूरे विश्व के नेता बन गए हैं. और इसके लिए हम सबको गर्व होना चाहिए क्योंकि वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं. दूसरी बात 15 लाख की जो बात है वो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आप में से किसी के पास वो वीडियो है क्या जहां पर उन्होंने कहा कि हम 15 लाख आपके उस पर भेजेंगे? कहीं है क्या? मैं राहुल गांधी जी से भी कई बार पूछ चुकी हूँ बट उन्होंने आज तक तो दिया नहीं. बाकी बहुत सारी चीजें बोलते हैं लेकिन ये तो कभी बोला नहीं और ना दिखाया. तो इसलिए आप लोग अपना रिकॉर्ड चेक कीजिए. और इसीलिए बात मैं कहती हूँ कि देखिए आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, आप लोगों तक सच पहुंचाते हैं. आप तो कम से कम झूठ पे विश्वास मत कीजिए. आप तो कम से कम कही सुनी बातों पे विश्वास मत कीजिए. जाइए, अगर इतनी सारी चीजें ढूंढ की लाई जा सकती थी तो आज तक किसी ने सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे ये वीडियो क्यों नहीं खोल के लाया और व्हाट्सएप पे घुमाया? आपको लगता है क्या ऐसी कोई बात कहीं नहीं कही गई थी? हे असं कुठं आश्वासन दिलं नव्हतं असं म्हणायचं का तुम्हाला? नहीं, ऐसा नहीं है. आप देखिए, मैं देखिए अगर मैं ऐका तुम्ही मॅडम 2 मिनिटं तुम्हाला थांबवतो जरा. सुनिए आप प्रशांत जी, आपने मुझसे प्रश्न पूछा, अब मैं उत्तर दे रही हूँ तो आप मेरी बात सुन लीजिए. मैं अगर आम की बात कर रही हूँ और आप यदि उसमें आमदार की बात लगा देंगे तो ये आपके सुनने में चूक है, ये मेरे बोलने में चूक नहीं है. मैं तो आम की ही बात कर रही थी. मेरे राज्य में हापुस आम होता है, मैं आम की बात करूंगी. बट आप माजी आमदार के बारे में बोल देंगे कि श्वेता जी आए और माजी आमदार के बारे में बोल के चली गई. तो ऐसा आप कर रहे हैं. इसलिए सुनने वाले की चूक नहीं है. मैं तो कह रही हूं कि क्योंकि उन्होंने हमेशा ही झूठ की खेती की है इसलिए ये एक ऐसा झूठ है जो राहुल गांधी जी ने रचा है. यदि अगर सच साबित करना है तो निकाल दे, वीडियो दिखा दे. नितीन गडकरी एका कार्यक्रमात असं म्हणले होते की तो इलेक्शन मधल्या आश्वासनाचा भाग होता. कशाची म्हटले असं? काँग्रेस खोटं बोलते आहे हेच का सांगावं लागते? वारंवार सैनिकांच्या बाबतीतच का आरोप होतात? देखिए ऐसा है, कांग्रेस एक स्ट्रैटेजी अपना रही है. वो ये है कि आप 10 बार झूठ बोलें तो लोगों को वो सच लगने लगता है. इसलिए हमें ये बोलना अनिवार्य है कि ये झूठ है ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आए. देखिए हमारे देश की जनता इमोशनल है और उस बात को ये बात समझ में नहीं आती. हमारे कार्यकर्ता आप जितने देखेंगे ना ये सब हमसे दिल से जुड़े हैं. लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? पैसे खर्च कर रही है और झूठ को बारंबार नीचे फेंक रही है. हम ये आपको बताना चाहते हैं कि सच और झूठ में फैसला जनता करेगी. लेकिन आप क्योंकि मीडिया वाले हैं, आप ये जिम्मा उठाइए कि हमारी बात लोगों तक पहुंचाइए कि वो झूठ बोल रहे हैं और झूठ पे विश्वास नहीं करना चाहिए. इसलिए हम बोल रहे हैं. मैडम 15 लाख अंतिम प्रश्न प्रशांत जी, आप बहुत पूछ चुके हैं. बहुत कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्ही आता असं सांगितलं की सीएम साहब संत है, लेकिन वो संत है तो फिर धर्मा पाटिल की फैमिली से इतने डरते क्यों है? आप भी पूछ लीजिए फिर उसका अंतर नाही वहीच ना वही होगा. देखिए ऐसा है, देखिए जो व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को करीबी से जानता है वो ये बात कह सकता है वो किसी से नहीं डरते. एक भी ऐसा मुख्यमंत्री बता दीजिए जिसके काल में आज शायद वो दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतना लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री बनकर निकाला है और साथ में ऐसी सरकार चलाते हुए निकाला है जहां पर हमारी पूर्णतः मेजॉरिटी नहीं है. दूसरी चीज, इस काल में आप जितने आंदोलन देखेंगे, जितने वो मैक्सिमम हुए हैं, फिर भी हर एक मसले का हल स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी ने स्वयं अपने बलबूते पर निकाला है और बहुत अच्छी तरीके से निकाला है. आज
ऐसे हिस्टोरिक निर्णय हमने लिए हैं जिसके लिए शायद महाराष्ट्र पिछले साल से, पिछले 20, 25, 60 सालों से इंतजार कर रहा था। ऐसे निर्णय हमने लिए हैं। तो इसलिए आप ये मन से निकाल दीजिए कि ये मुख्यमंत्री डरने वाला, घबराने वाला, रुकने वाला या झुकने वाला है। ये एकदम सच्चा भाजपा का कार्यकर्ता है, इसलिए ना रुकेगा, ना झुकेगा और ना डरेगा।